हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं। सी प्लस प्लस में आज जो प्रोग्राम हम देखने वाले हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे एडीटी। ये इसका पार्ट 2 है। इसका मतलब पार्ट 1 पहले ही मैं पब्लिश कर चुका हूँ। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मेरा मेरा आपको कहना बस इतना है कि आप पार्ट 1 पहले देख लें, क्योंकि तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था कि हम क्या ऑब्जेक्टिव के साथ क्या कोडिंग करने वाले हैं। तो आज सीधे हम कोडिंग पे चलते हैं। हमको बेसिकली प्रोग्राम बनाना है, और कोई भी प्रोग्राम जब हम सी प्लस प्लस में बना रहे हैं तो उसमें इनपुट आउटपुट के लिए सी इन सी आउट का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं जो हेडर इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये हेडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अब हमको इसके अंदर सबसे पहले बनानी है एक क्लास जिसका नाम हम रखना चाहते हैं एरे एडीटी। आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि हम क्या चाहते हैं। एरे और एरे एडीटी में क्या फ़र्क है ये मैंने आपको बताया था। एरे एडीटी क्लास हम बना लेंगे, कल को कोई भी हमारी इस क्लास का इस्तेमाल कर सके। तो कोई प्रोग्रामर जब मेन फंक्शन बनाएगा और वो जब चाहेगा कि उसे कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज रखनी है तो वो हमारी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, एरे एडीटी का ऑब्जेक्ट बनाएगा, लेट्स से L1। और हम ये चाहते हैं कि वो L1 डॉट लगा के हमारे एरे को एक्सेस कर सके, उसके अंदर डेटा को रख सके। यानी जैसे L1 डॉट हम लिखें क्रिएट एरे। क्रिएट एरे हमने एक फंक्शन के बारे में सोचा था कि हम बनाएंगे, और उसमें जो कैपेसिटी हम बोल देंगे उतनी कैपेसिटी का एरे बन जाएगा। फिर हम चाहेंगे कि L1 डॉट उसमें कुछ आइटम रख सकें, सेट आइटम। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैंने रखा 0 इंडेक्स पे वैल्यू रख दी जाए 10, तो हम ये रख सकें, हम लिख सकें L1 डॉट सेट आइटम, इंडेक्स नंबर 1 पे कोई वैल्यू रखना है जैसे कि 20 हम रख सकें। इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी क्लास बना लें जिसके अंदर एरे को हैंडल करने के लिए ज़रूरी वेरिएबल्स हों और कुछ ज़रूरी फंक्शंस हों। तो मेन फंक्शन तो हम बाद में बनाएंगे, अभी मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया। लास्ट लेक्चर में यानी पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि एरे एडीटी बनाने का मतलब, या किसी भी एडीटी को बनाने का मतलब होता है उसके अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करें और सेट ऑफ ऑपरेशंस को डिफाइन करें। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि एरे एडीटी को बनाते वक्त हम इसमें डेटा स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे। इसमें हम 3 वेरिएबल्स बनाने के बारे में बात कर रहे थे। ये तीनों वेरिएबल्स हम प्राइवेट रख रहे हैं ताकि ये सिक्योर है। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया कैपेसिटी नाम का, एक वेरिएबल में बनाना चाहता हूँ लास्ट इंडेक्स नाम का, एक वेरिएबल में बनाना चाहता हूँ पॉइंटर वेरिएबल जो कि इंट टाइप का पॉइंटर है। यदि आप चाहते हैं इंट टाइप का एरे बनाना, अगर आप एरे किसी और टाइप का बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंटर का टाइप भी अकॉर्डिंगली चेंज करिएगा, क्योंकि ये पॉइंटर उस एरे को पॉइंट करने वाला है। हमने ये भी डिसाइड किया था कि एरे हम डायनेमिकली बनाएंगे और क्रिएट एरे फंक्शन एक डिफाइन करना होगा जिसके द्वारा एरे एक्चुअल में क्रिएट होगा। तो क्या आप मेमोरी में समझ सकते हैं कि 3 वेरिएबल्स बन गए होंगे जब आपने ये L1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया हो। तो L1 एक ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली कंटेन कर रहा है 3 वेरिएबल्स। एक बार इसको डायग्राम से भी समझें। ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का नाम है L1। ठीक है, तो L1 ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 वेरिएबल्स हमने बना लिए हैं, कैपेसिटी, लास्ट इंडेक्स और पीटीआर। आपको मालूम है इनका मकसद क्या है। कैपेसिटी हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट में इसको डिस्कस किया था। कैपेसिटी का मतलब होगा वो वैल्यू जो कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं एरे में। तो एरे की कैपेसिटी की बात हो रही है। इसके बाद लास्ट इंडेक्स, यानी जितनी वैल्यूज एरे के अंदर रखी हुई हैं उसमें लास्ट फील्ड ब्लॉक का इंडेक्स क्या है वो ये कंटेन करेगा, और एरे को पॉइंट करेगा ये पॉइंटर। तो इस मकसद से हमने एरे एडीटी का ये ऑब्जेक्ट बना लिया है। अभी कोई एरे बना नहीं है, ये सब बनेगा तब जब हम कॉल करेंगे क्रिएट एरे फंक्शन को। और ध्यान रखें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनने के बाद अगर हमने क्रिएट एरे को कॉल नहीं करा तो हम सेट आइटम को कॉल कर लेंगे। क्या आप समझ सकते हैं? ये एक गलती होगी। यानी आपने एरे एडीटी का ऑब्जेक्ट बना लिया। क्या एरे एडीटी का ऑब्जेक्ट बनाना मतलब एरे बना लिया? नहीं, अभी एरे नहीं बनाए, अभी सिर्फ 3 वेरिएबल्स बने हैं, कैपेसिटी, लास्ट इंडेक्स और पीटीआर। एरे बनेगा कब?
जब आप क्रिएट एरे फंक्शन को कॉल करेंगे। क्रिएट एरे फंक्शन हम ही को डिफाइन करना है इस एरे एडीटी क्लास के अंदर, लेकिन अगर किसी यूजर ने इस फंक्शन को कॉल नहीं करा और सीधे लिस्ट सेट आइटम फंक्शन को कॉल कर लिया तो क्या नुकसान होगा? क्योंकि हमारा सेट आइटम फंक्शन इस हिसाब से डिजाइन होगा कि वो एरे के अंदर 0 इंडेक्स पर 10 रख दे, पर क्योंकि अभी कोई एरे बना नहीं है हम एरे के अंदर कोई वैल्यू रख नहीं पाएंगे। तो क्रिएट एरे फंक्शन कॉल होने से पहले कोई और ऑपरेशन हम एरे पे कर ना सकें, ऐसा होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? हमें ये समझ में आया कि सेट आइटम फंक्शन तब तक कॉल नहीं होना चाहिए, या और भी कई सारे फंक्शन जैसे काउंट आइटम्स या रिमूव आइटम या जो भी फंक्शंस हम इसमें और बनाने वाले हैं वो सब तब तक कॉल नहीं होने चाहिए जब तक एरे बन ना जाए। तो ऑब्जेक्ट बनने का मतलब एरे बनना नहीं है, क्रिएट एरे फंक्शन को कॉल करने का मतलब है एरे बनना। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो आपको ध्यान होगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। यहां पर भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिलहाल जो ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर जो 3 वेरिएबल्स हैं उसके अंदर गार्बेज वैल्यूज बैठी है, इसीलिए होगा ये कि पीटीआर के अंदर भी एक गार्बेज वैल्यू होगी, और जब हम सेट आइटम जैसे फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको ये लगेगा कि पीटीआर एरे को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू के रूप में एक नंबर रखा हुआ है जिसको वो एड्रेस मान लेगा एरे का। तो ये एक भारी गड़बड़ हमसे हो सकती है, इसीलिए हमें जब इस तरह की प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको कंस्ट्रक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से मालूम। कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल हो जाता है, तो जिस समय ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी वक्त कॉल हो जाएगा, और कॉल होते ही वो ऑब्जेक्ट के अंदर के इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देगा ताकि इनमें गार्बेज वैल्यू ना रहे और एक मीनिंगफुल वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाए। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसके अंदर अब बनाने वाला हूँ एक कंस्ट्रक्टर, और आप देखिएगा किस तरह से इस कंस्ट्रक्टर की मैं कोडिंग करता हूँ। कंस्ट्रक्टर जो कि हम पब्लिक में बनाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली उसका नाम एरे एडीटी रखना होगा, और ये कंस्ट्रक्टर बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसलिए मैंने कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा है। इसमें मैं चाहता हूं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, और कॉल होगा तो क्या कोड चलाएं, कैपेसिटी मैं असाइन कर देता हूं 0। इसका मतलब अभी कोई एरे बना ही नहीं है, इसलिए कैपेसिटी की वैल्यू है 0। लास्ट इंडेक्स की वैल्यू मैं रख लेता हूं -1, जो इंडिकेट कर रहा है कि एरे में भी कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा जो पीटीआर है जिसको एक्चुअल में एरे को पॉइंट करना है, पर क्योंकि एरे अभी तक बना नहीं है तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ वैल्यू स्टोर कर दूँ नल। तो ध्यान रहे, नल वैल्यू अगर आप इसके अंदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप नल पॉइंटर बना रहे हैं। ये नल पॉइंटर का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, इससे ये इंडिकेट हो रहा है। तो नल वैल्यू एक स्पेशल वैल्यू है जिसको रख देने से ये पता चल जाता है कि पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो अब पीटीआर में गार्बेज वैल्यू नहीं है बल्कि नल है, जिससे कि हमें इजीली पता चल जाएगा कि अभी कोई एरे बना नहीं है। तो हमारे जो भी ऑपरेशंस होंगे सेट आइटम या और भी कोई ऑपरेशंस होंगे उसमें हम चेक कर लेंगे कि यदि पीटीआर में नल है दैट मीन्स अभी कोई एरे बना नहीं है, तो हम सेट आइटम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, और इस वजह से हमारे प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी जिससे डेटा करप्ट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि हम इस तरह का एक कंस्ट्रक्टर बनाएं, और कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रोग्राम के बहाने हमने कंस्ट्रक्टर को और बेहतर तरीके से समझ लिया है। अगर किसी को इस बात पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप मुझसे फ़ोन पे भी संपर्क करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखकर भी आप अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। और आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग बाकी के फंक्शंस, यदि आपने पार्ट 1 वीडियो देखा था तो उसमें आपने डेफिनेटली वो लिस्ट ऑफ फंक्शंस के बारे में भी समझा था कि कौन कौन से फंक्शन हमें इसमें बनाने चाहिए। उसमें से एक बड़ा ज़रूरी फंक्शन ये है कि हम इसमें एक क्रिएट एरे नाम का फंक्शन बनाएं,
जो कि एरे को क्रिएट करवाएगा और उस एरे का एड्रेस पीटीआर में स्टोर होगा। एरे एक स्पेसिफाइड कैपेसिटी का बनना चाहिए जो कि यूजर पास करेगा। आपको ये मेन फंक्शन की कोडिंग देख के समझ में आ रहा है कि कोई भी एरे एडीटी का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसके बाद वो क्रिएट एरे फंक्शन को कॉल करते हुए उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट एक नंबर पास करेगा जो कि एरे की टोटल कैपेसिटी होगी, यानी एरे में कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं वो बताई जा रही है। तो एरे किस साइज का बनना है वो यहाँ से पता चल जाएगा। तो मैं क्रिएट एरे नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। मैं सारे ही फंक्शन क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर करूंगा और डिफाइन में क्लास के बाहर करूंगा। इसलिए देखिए मैंने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख लिया है। अब मैं इसको डिफाइन करने का स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं क्रिएट एरे फंक्शन की कोडिंग। ठीक है, क्रिएट एरे फंक्शन की कोडिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान रखिए जब आप क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो आपको मेंबरशिप लेबल जरूर लिखना पड़ता है। तो हम लिखते हैं एरे एडीटी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिखा। यहाँ पर जो कैपेसिटी है उससे पता चल रहा है कि एरे किस साइज का हमें बनाना है। तो सबसे पहले तो हम ये करें कि जो कैपेसिटी है ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब जब आप किसी फंक्शन में वेरिएबल बनाते हैं तो उसको लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल होगा दिस पॉइंटर का। अगर आपको याद है दिस पॉइंटर हम क्यों यूज़ करते थे C++ में, तो आज अभी उसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जो कैपेसिटी नाम का वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है, जबकि कैपेसिटी नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल भी एग्जिस्ट करता है। मैं क्या चाहता हूँ, आपको ये समझ में आ रहा है, क्रिएट एरे फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम कैपेसिटी है, पर क्रिएट एरे फंक्शन के अंदर बना कैपेसिटी वेरिएबल अलग है और जो इंस्टेंस वेरिएबल में कैपेसिटी वेरिएबल बना है वो अलग है। जब क्रिएट एरे फंक्शन कॉल हुआ तब ये लोकल वेरिएबल कैपेसिटी बना और ये 5 उसमें कॉपी हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये 5 किस में चला जाए, इंस्टेंस वेरिएबल कैपेसिटी में चला जाए। तो अगर आपको दिस पॉइंटर नहीं मालूम है तो मैं चाहूँगा कि दिस पॉइंटर वाला लेक्चर आप ज़रूर देखें। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा दिस एरो कैपेसिटी ताकि मैं नेम कोलेशन को रिजॉल्व कर सकूँ। यहाँ पर कैपेसिटी की वैल्यू में मैं कैपेसिटी असाइन कर देता हूँ। आप ध्यान से समझिए कि जब मैंने लिखा है केवल कैपेसिटी तो ये लोकल वेरिएबल कैपेसिटी की बात हो रही है जो यहाँ फॉर्मल आर्गुमेंट के रूप में बने हुए हैं और ये 5 को रिसीव कर रहा है। इस 5 को मैं असाइन कर देना चाहता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल कैपेसिटी के अंदर, क्योंकि ये जो कैपेसिटी वेरिएबल दिस एरो करके लिख रहा हूँ ये इंस्टेंस मेंबर माना जाएगा। दिस वो पॉइंटर होता है जो कॉलर ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करता है, तो कॉलर ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी वेरिएबल को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो फिलहाल कैपेसिटी की वैल्यू अगर 5 है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कैपेसिटी नाम का वेरिएबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 5। ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट। अब मुझे लास्ट, अभी क्योंकि हमने एरे तो बना रहे हैं लेकिन इनिशियली वो एरे में हमने कोई वैल्यू रखी नहीं होगी, तो हम लास्ट इंडेक्स नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर असाइन कर देना चाहते हैं -1, जिससे ये इंडिकेट होता है कि अभी लास्ट फील्ड ब्लॉक का इंडेक्स -1, मतलब अब इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू -1 है तो एरे एक्चुअल में एम्प्टी होगा, क्योंकि अगर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 0 होती, 1 होती, 2 होती, कुछ भी ऐसी होती तो वो एरे के अंदर मौजूद लास्ट फील्ड ब्लॉक का इंडेक्स नंबर होता। तो -1 क्योंकि कोई भी वैलिड इंडेक्स नहीं है इसीलिए हम ये मान लेंगे -1 को देखकर कि एरे अभी एम्प्टी है। और पीटीआर में क्या आना चाहिए, पीटीआर में उस एरे का एड्रेस आना चाहिए जो कि अब हम बनाने वाले हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं, हम लिखते हैं न्यू और न्यू के बाद हम लिखते हैं किस टाइप का एरे बनाना है, इंट, और स्क्वायर ब्रैकेट में उस एरे का साइज लिखते हैं। साइज क्योंकि कैपेसिटी से डिसाइड हो रहा है, मैं सीधे सीधे यहाँ कैपेसिटी लिख सकता हूँ। और ये जो एरे बना इसका एड्रेस मैं रखना चाहता हूँ पीटीआर के अंदर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पीटीआर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे हुआ क्या, 5 साइज का एक एरे बन गया। तो ये रहा वो एरे जिसमें 5 ब्लॉक्स, तो इनके इंडेक्सेस हुए 0, 1, 2, 3, 4 लाइकवाइज, और पीटीआर में इसका एड्रेस आ गया है, इसका मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये सिचुएशन अभी क्रिएट एरे फंक्शन के चलने के कारण बन जाएगी। आई होप आपको क्रिएट एरे फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला फंक्शन जो डिफाइन करने जा रहा हूं दैट इज गेट आइटम। गेट आइटम एक ऐसा फंक्शन होगा जिससे कि हम एरे के अंदर रखी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं
एरे में से उसको रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका डिक्लेरेशन कर दिया है। डिक्लेरेशन देख के आपको समझ में आ रहा है कि गेट आइटम फंक्शन इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब जो आइटम वो लिस्ट में देखेगा उसको वो ऑब्टेन करेगा। गेट आइटम फंक्शन से लिस्ट की वैल्यू ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। जब भी इसको डिफाइन करेंगे तो हमें मेंबरशिप लेवल लगाना पड़ेगा। हमने लिखा एरे एडीटी स्कोप रेजोल्यूशन और इसकी बॉडी। इसके अंदर सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एरे अभी एम्प्टी है। तो एरे एम्प्टी है या नहीं है, इस बात को हम कैसे जांचेंगे? तो यदि लास्ट इंडेक्स की वैल्यू -1 है तो एरे अभी एम्प्टी है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपली एक इफ कंडीशन लगाते हैं, चेक करते हैं कि लास्ट इंडेक्स की वैल्यू -1 है क्या। क्योंकि देखिए लास्ट इंडेक्स में -1 कब कब होगा, यदि एरे नहीं बना होगा तो भी देखिए कंस्ट्रक्टर के द्वारा हमने लास्ट इंडेक्स की वैल्यू -1 करके रखी हुई है, या फिर एरे बन भी गया है लेकिन एरे के अंदर एक भी वैल्यू नहीं रखी है तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी -1। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे, लिखेंगे लिस्ट इज एम्प्टी। तो इससे पता चल जाएगा कि लिस्ट या तो बनी नहीं है या लिस्ट में कोई वैल्यू अभी रखी नहीं है, और रिटर्न करा देंगे एक स्पेशल वैल्यू -1 जो इंडिकेट करेगा कि लिस्ट एम्प्टी है। अदरवाइज हम रिटर्न कराते वो आइटम जो लिस्ट में रखा हुआ है जिसके बारे में हम सर्चिंग कर रहे हैं। हमें एक और बात ये चेक करनी है कि कहीं यूजर ने जो इंडेक्स बोला है, देखिए गेट आइटम में फॉर्मल आर्गुमेंट में एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल है। तो जब भी मैं मेन फंक्शन में, आप सोचिए कि अगर मैं जानना चाहता हूँ कि डेटा क्या है, गेट आइटम फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि इंडेक्स नंबर 4 पे जो वैल्यू रखी हुई है वो मुझे निकाल के दे दो। अब इंडेक्स नंबर 4 पे वैल्यू तो रखी नहीं है। मान लीजिए कि हमने अभी क्रिएट किया है अरे, उसका साइज 5 है और उसमें दो वैल्यूज रखी हैं, इंडेक्स नंबर 0 पे 10 और इंडेक्स नंबर 1 पे 20। तो अभी एरे में एक्चुअल में दो ही वैल्यू रखी हुई हैं। तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि लास्ट जो फील्ड ब्लॉक है उसका इंडेक्स 1 है। तो अगर मैं आइटम देखना चाहता हूँ इंडेक्स नंबर 4 का, तो वो तो वैलिड इंडेक्स नहीं। तो वैलिड इंडेक्स क्या होगा, वैलिड इंडेक्स होगा जो कि लास्ट इंडेक्स से बराबर या छोटा हो और 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इफ कंडीशन हमने लगाई है और हम चेक कर रहे हैं गेट आइटम फंक्शन के अंदर। ये क्रिएट एरे हम बना चुके हैं, इसको मैं श्रिंक कर देता हूँ ताकि इसकी तरफ हमारा ध्यान ना जाए। तो इंडेक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन लास्ट इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट इंडेक्स मतलब लास्ट फील्ड ब्लॉक का इंडेक्स, अगर इंडेक्स की वैल्यू उससे भी बड़ी तो इसका मतलब आप गलत जगह पर वैल्यू ढूंढ रहे हैं, आप गलत जगह गलत इंडेक्स पे वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट इंडेक्स के बाद के इंडेक्सेस पे तो कोई वैल्यू रखी नहीं है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, या फिर आपने इंडेक्स की वैल्यू जो दी है वो नेगेटिव में कुछ दे दी है, यानी 0 से छोटी दे दी है, तो भी वो इनवैलिड हो जाएगा। तो हमें सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा देना है जिसमें लिखा हो इनवैलिड इंडेक्स। तो मैंने लिखा इनवैलिड इंडेक्स, ठीक है, और रिटर्न करा देता हूँ -1। यानी मैंने पहले उन सिनेरियोज के बारे में सोचा जहां पर वैल्यू गेट नहीं हो सकती है, और अगर ये सब सिचुएशन नहीं है तो सब कुछ ओके है, सिंपली रिटर्न कर दीजिए ptr इंडेक्स, क्योंकि उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी हुई है वो मुझे रिटर्न करानी है, सिंपल। तो ये हमारा गेट आइटम फंक्शन बन चुका है। अब हम अगला फंक्शन बनाते हैं सेट आइटम। सेट आइटम फंक्शन का काम क्या होगा, ये वैल्यू को सेट करेगा एरे के अंदर, और ये बहुत टिपिकल फंक्शन है क्योंकि इस फंक्शन में बहुत सारे सिनेरियोज हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस क्लास के अंदर एक और फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूं जिसका नाम है सेट आइटम। ओके, ये मैंने सेट आइटम नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब मैं सेट आइटम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये गेट आइटम फंक्शन की कोडिंग को मैं श्रिंक कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं सेट आइटम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये देखिए, तो सेट आइटम फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट हैं, एक है इंडेक्स और एक है वैल्यू। आपने मेन फंक्शन के अंदर देखा था कि सेट आइटम फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मैं इंडेक्स नंबर पास करता हूँ और जो वैल्यू रखनी है वो पास करता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर पहली वैल्यू है इंडेक्स और दूसरी है जो डेटा आपको रखना है। ठीक है,
अब इसके अंदर मुझे सारे सिनेरियोज के बारे में सोचना है। सबसे पहले उन सिनेरियोज के बारे में सोचना है जब डेटा मैं सेट नहीं कर पाऊंगा। तो डेटा का सेट नहीं कर पाऊंगा यदि एरे पूरा फिल्ड होगा। आप जरा इमेजिन करिए कि इस एरे के अंदर वैल्यूज रखी हुई हैं। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 5 है, तो पांचों ब्लॉक्स में कुछ डेटा ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताइए। अगर ये पूरा फिल होगा तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी 4। यस, अगर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू कैपेसिटी से एक कम, क्योंकि कैपेसिटी बोल रहा है 5 है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4। ठीक है ना, एरे का साइज है 5, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा 4। तो कैपेसिटी में एक घटाने पर जो वैल्यू आती है, अगर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू वही है, तो मैं कहूंगा कि एरे तो पूरा भरा हुआ है, इसमें आप कुछ और इंसर्ट नहीं कर सकते। यस, तो मुझे सबसे पहले इसी केस के बारे में सोचना था। यदि लास्ट इंडेक्स इक्वल्स टू कैपेसिटी -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ओवरफ्लो, यानी हम वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, उसमें पूरा फुल हो चुका है, वो ओवरफ्लो, एरे पूरा फुल हो चुका है। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ, तो क्या हो सकता है। अभी हम वही सिनेरियो देख रहे हैं जिसमें इंसर्शन नहीं हो सकता है कि यहाँ पर इंडेक्स वैलिड ही ना हो। अब इंडेक्स वैलिड क्यों नहीं है, सोच के देखिए कि इंडेक्स की वैल्यू यूज़र ने 0 से कम दे दी। अब हम जानते हैं इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो इंडेक्स नंबर का 0 से गलती से आपने कम दे दिया है, माइनस में कुछ दे दिया है, तो फिर इंसर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनवैलिड इंडेक्स है। इनवैलिड इंडेक्स वो तब भी है जब इंडेक्स की वैल्यू जो लास्ट इंडेक्स है उससे ज़्यादा है, मतलब 4 से ज़्यादा इंडेक्स है। मैं बोलता हूँ कि इंडेक्स नंबर 7 पे डेटा रख दो, तो 7 इंडेक्स तो है ही नहीं, तो ये मुझे चेक करना है। आप सोचिए ना कि एक नॉर्मल एरे बनाते और उसमें इंसर्शन करते तो वहाँ पे कोई एरर नहीं आती। अगर इंडेक्स नंबर 7 पे आप वैल्यू रखते, कंपाइलर कोई एरर नहीं देता। यहाँ पर हमने इस सिचुएशन को भी डील किया अपनी कोडिंग के द्वारा। हम क्या करने वाले हैं, ये चेक करने वाले हैं कि इंडेक्स जो कैपेसिटी है उससे मतलब ज़्यादा ना हो, यानी लास्ट पॉसिबल इंडेक्स है 4, उससे ज़्यादा ना हो और 0 से कम ना हो। तो मैं कोडिंग में क्या करूँगा, एक और एफ लगाता हूँ, उसमें लिखता हूँ यदि इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है कैपेसिटी -1, ठीक है, या फिर इंडेक्स की वैल्यू है लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू, तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है इनवैलिड इंडेक्स। देखिए मैंने लिखा इनवैलिड इंडेक्स। एल्स और क्या हो सकता है, एक और कंडीशन हम सोचें, अगर इंडेक्स की वैल्यू लास्ट इंडेक्स +1 है। सोचिए अगर ये एरे पूरा नहीं भरा है, लेकिन सोचिए कि इसमें इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू रखी है, 1 पे वैल्यू रखी है, 2 पे वैल्यू रखी है, मानते 3 वैल्यूज मैंने इस एरे में रखी हुई है, तो बताइए लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी 3, ठीक है, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी 2, माफ कीजिएगा 2, क्योंकि अगर 3 वैल्यू इस एरे में रखी है तो लास्ट फील्ड इंडेक्स क्या है 2। अब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे सेट करना है आइटम, है ना, सेट आइटम को मैं कॉल करता हूं कैसे, L1 डॉट लगा के, और इसमें बोलता हूं इंडेक्स नंबर 4 पे मुझे वैल्यू रखनी है 50, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हम हमेशा लगातार में ही वैल्यूज रखते हैं। अब अगर पहले 3 ब्लॉक फिल्ड हैं तो आप चौथे ब्लॉक पे रख सकते हैं डेटा, लेकिन गैप करके नहीं रख सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था पहले पार्ट में। तो अगर जिस जगह पर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है वो इंडेक्स नंबर 3 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लास्ट इंडेक्स से एक ज़्यादा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर एक ज़्यादा से भी ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम। इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है लास्ट इंडेक्स +1 से, ठीक है ना, +1 हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर उससे भी ज़्यादा है इंडेक्स की वैल्यू, तो भी हमें प्रिंट करवाना है मैसेज क्या प्रिंट कराना है, इनवैलिड इंडेक्स।
एल्स। अब देखिए हमने लगभग सारे केस देख लिए हैं, एक केस और सोचिए। अभी सब इनवैलिड इंडेक्स वाले सारे केसेस हमने देख लिए हैं। अब हम जो केस देख रहे हैं कि अब इंसर्शन हो पाएगा। अब इंसर्शन हो पाएगा कैसा? तो इंडेक्स की वैल्यू लास्ट इंडेक्स के बराबर या उससे कम। ओके, इंडेक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लास्ट इंडेक्स। जरा इसके बारे में समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूं। सपोज करते हैं कि यहां पर हमने एरे में कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं। सपोज करिए लास्ट इंडेक्स की वैल्यू है 2, ठीक है। तो इसका मतलब डेटा 0 इंडेक्स पे भी रखा हुआ है, 1 पे भी रखा है, 2 पे। 3 वैल्यूज इस एरे के अंदर रखी हुई है और मैंने लिखा L1 डॉट सेट इंडेक्स, ठीक है। और इसमें मैं बोलता हूं इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे वैल्यू रखनी है और वैल्यू रखनी है 40। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स नंबर 1 पे ऑलरेडी वैल्यू रखी हुई थी, तो आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। लास्ट इंडेक्स क्या है? 2। तो इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू रखी है उसको आगे शिफ्ट करके 3 पे पहुंचाओ। इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको शिफ्ट करके 2 पे पहुंचाओ और तब जाके 1 खाली होगा और तब जाके आप वैल्यू वहां पे रख सकते हो। गॉट इट? ओके। तो हमें शिफ्टिंग करानी पड़ेगी, ये इसकी खास बात है। इवन अगर इंडेक्स होता 2, मतलब जो लास्ट इंडेक्स है वही होता, तो लास्ट इंडेक्स पे ही मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो उस वैल्यू को भी तो मुझे आगे शिफ्ट करवाना पड़ेगा ना। यस। तो ये काम अब कैसे होगा? मैं शुरुआत में एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई नाम का, और अब देखिए इंडेक्स की वैल्यू अगर लेस देन है लास्ट इंडेक्स के, तो मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इस इफ की बॉडी बनाता हूँ क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे, और यहाँ पर मैं लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को 1 बढ़ा देता हूँ। क्यों बढ़ा देता हूँ? देखिए कुछ भी हो जाए, आप वैल्यू जब इसमें एक और नई जोड़ेंगे तो लिस्ट में एक आइटम बढ़ जाएगा, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 1 बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2 से बढ़कर हो जाएगी 3, तो ये 2 नहीं रहेगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक आई नाम का जो वेरिएबल मैंने लिया था, ठीक है, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाई कहाँ है अभी? ये लो, ये बढ़ा दी। अब मैं आई वेरिएबल के अंदर क्या रख देता हूं? लास्ट इंडेक्स, ठीक है। क्या हुआ इससे? आई के अंदर वैल्यू क्या चली गई? इस एग्जांपल के हिसाब से 3 चली गई। यस, आई की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। ओके, अब मैं ये करने वाला हूं कि आई की वैल्यू को एक एक करके कम करूंगा। फिलहाल आई की वैल्यू 3 है, तो पीटीआर आई में, मतलब पीटीआर 3 में, ये थर्ड इंडेक्स में क्या आ जाए? ये सेकेंड इंडेक्स वाली वैल्यू, तो इसमें असाइन कर देना चाहता हूं पीटीआर आई -1। ये तो बहुत सिंपल स्टेप है, आपको समझ में आ गई होगी, यानी पिछले ब्लॉक का डेटा आगे पहुंच जाए। अच्छा, उसके बाद क्या होना चाहिए? ऐसा तब तक होना चाहिए जब तक आई की वैल्यू, अच्छा इसके बाद आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करना है, ठीक है ना। ये जब कॉपी हो जाए आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो आई की वैल्यू 3 से घट के कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये वही इंडेक्स है जहां पे मेरे को इंसर्शन करना है, तो फिर मेरा ये काम रुक जाएगा। अगर मेरे को इंसर्शन इंडेक्स नंबर 2 पे नहीं करना होता, 1 पे करना होता, तो अभी मैं इस स्टेप को फिर दोहराता। तो यानी ये जो शिफ्टिंग का दौर है ये तब तक चलेगा जब तक कि मुझे वो इंडेक्स नहीं मिल जाता जहां पे मुझे एक्चुअल में इंसर्शन करना है। तो क्या करेंगे? हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। लूप में क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं वाइल के अंदर हम लिखते हैं कि आई की वैल्यू जब तक इंडेक्स के बराबर नहीं हो जाती, नॉट इक्वल टू इंडेक्स, तब तक लूप चले। और क्या हो? पीटीआर आई में मैं असाइन कर देता हूं पीटीआर आई -1, जैसा कि हमने सोचा था, और फिर आई को डिक्रीमेंट भी कर देता हूं, ये भी हमने सोचा था। और ये लूप तब तक चल रहा है जब तक आई की वैल्यू
उस इंडेक्स के बराबर नहीं आ जाती जहां पर हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है। और इसके बाद सिंपली PTR पे, क्योंकि हमें वो जगह मिल चुकी है, आई लिख सकते हैं या इंडेक्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है क्योंकि वो उसके बराबर वैल्यू आ चुकी है। इसमें हम वो वैल्यू रख देते हैं जो यूज़र असाइन करवाना चाहता था। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट में वैल्यू था, वो असाइन करवा दिया, दैट्स इट, हमारा काम कंप्लीट। लेकिन ये तो एक केस था जो हमने सोचा था कि इंडेक्स की वैल्यू अगर लास्ट इंडेक्स से कम है, पर अगर सोचिए इंडेक्स की वैल्यू लास्ट इंडेक्स से एक ज़्यादा है, मतलब ये 3 ब्लॉक्स फील्ड हैं और मैं इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो कोई शिफ्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, आप इजीली वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये सारे केसेस फेल होते हैं तो हम इस एल्स में आते हैं, और इस एल्स में वैसे तो मुझे कंडीशन भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्लियरिटी आए कि हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इसलिए मैं ये इफ लगा रहा हूँ। बाकी आप इफ नहीं भी लगाएंगे, सीधे एल्स में कोडिंग करेंगे तो भी सही है। इंडेक्स की वैल्यू अगर लास्ट इंडेक्स +1 है तो इसका मतलब है लास्ट इंडेक्स में करिए इंक्रीमेंट और निर्धारित इंडेक्स में आप ये वैल्यू को असाइन करवा दीजिए। गॉट इट? ये बन गया हमारा सेट आइटम का फंक्शन। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने आइटम सेट करा दिया है, इंसर्ट करा दिया है, और हमने कुल मिला के 3 फंक्शंस इसमें डिफाइन कर दिए। कुछ और फंक्शंस अभी बाकी हैं और बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस बाकी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए फंक्शंस को करने वाले हैं। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं उसकी जानकारी आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com। यूट्यूब में कई सारे चैनल्स हैं और उसमें अलग अलग चैनल्स पे कई सारे वीडियोस रखे हुए हैं। हो सकता है कि आप सभी चैनल्स को ना देख पाए हों अभी तक, तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ से आप सभी चैनल्स तक ईजिली पहुँच सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वीडियोस के लिंक्स रखे हुए हैं, जिससे आपको ये पता करने में दिक्कत नहीं होती कि किस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना चाहिए। बहुत ही अरेंज्ड फॉर्म है, यानी आपको जो वीडियो कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, आप पूरा C लैंग्वेज का कोर्स वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, C++ का, जावा का, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज यहाँ पे रखे हुए हैं। आप प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो उसके वीडियो सीरीज अलग से रखी हुई है। C के प्रोग्राम, C++ के प्रोग्राम, जावा के, PHP के, डेटा स्ट्रक्चर के, इनके प्रोग्राम्स की लिस्ट अलग से रखी है। नॉर्मली होता ये है कि हमें प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं मिलता है कि ये सॉल्यूशन कैसे बनाया गया। तो यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से प्रोग्राम्स बनाना भी आपको सिखाया जा रहा है, जिससे आपको पता चलता है प्रोग्राम बनाने के वक्त क्या सोच होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है। देखिए, अगर आप इस साइट को विजिट करते हैं और इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टफ मिलता है, क्योंकि इसमें डेली एक नया वीडियो अपलोड हो रहा है, तो ये आपकी बहुत काम की हो सकती है। इसमें कैंपस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होती है, यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलते हैं, थ्योरी लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, और क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह बहुत कुछ है। आप एक बार विजिट ज़रूर करें। और सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स हिंदी में हैं, तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा काम का है जिन लोगों को इंग्लिश में ठीक से समझ में नहीं आ पाता है, या अच्छी कोचिंग्स उनके पास अवेलेबल नहीं है, कॉलेज में ठीक से नहीं पढ़ने को मौका मिल पा रहा है, या फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या मिसगाइडेड हैं, या उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, मैं भी जब इस एज में था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मली लोगों को होती हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि कई बार इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल पाने की वजह से हम चीज़ें सीख नहीं पाते हैं और हमारा मॉरल काफ़ी डाउन हो जाता है और हम अपने करियर में कई सारी गलतियां कर बैठते हैं। मैं चाहूँगा कि हर किसी को पढ़ने का मौका मिले, फ्री में पढ़ने का मौका मिले, इसीलिए ये वीडियो सीरीज़ मैंने बनाई है। यदि आपको लगता है कि ये बहुत काम की हो सकती है तो आप इस वीडियो को या इस वेबसाइट को अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। शेयर करने का तरीका हो सकता है आप अपने फेसबुक वॉल पे सिंपली इस लिंक को पोस्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप इजीली ये काम कर सकते हैं। या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप दोस्तों को बता सकते हैं कि ये इस तरह की एक वेबसाइट है, तो ये बहुत लोगों के काम की हो सकती है। तो जिस तरह से मैं ये फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके पीछे मकसद ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, आप भी प्लीज़ मेरे इस मिशन में सहयोग करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो। थैंक यू।